नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। महासंग्राम 2024 में आज हमने दो खबरों को शामिल किया है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से है और दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश से शामिल की है। दूसरी खबर में हिमाचल प्रदेश में आपदा के ऊपर आर पार वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दिखाई दे रहा है, जबकि पहली खबर की अगर हम बात करें तो पहली खबर आज हमने जम्मू कश्मीर से शामिल की है कांग्रेस के हवाले से। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें कांग्रेस आलाकमान द्वारा गठित राष्ट्रीय गठबंधन समिति पहले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और मंजूरी मिलने पर पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 9 राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ आगामी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और अब कांग्रेस के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्षों को सीट बंटवारे के मुद्दे पर 4 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। तो बैठक बुलाई गई है 4 तारीख को। और उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अपनी तैयारियां तेज करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति पहले ही गठित कर दी गई थी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट ये समिति सौंपेगी और मंजूरी मिलने पर अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसी हवाले से आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे के हवाले से अब कांग्रेस के सभी राज्यों के और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्षों को सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है और ये बैठक होने वाली है 4 जनवरी को। यानी इसमें यह तय किया जाएगा कि उनकी जो सहयोगी होंगे अलग अलग राज्यों में वो कितनी सीट अपने सहयोगियों को देने पर रजामंद होती। मनोज कौल हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। एडिटर इनपुट रुख कर लेते हैं जम्मू का। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब तेज कर दी है तैयारियां। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 4 जनवरी को बैठक होने वाली है और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में यही चर्चा होनी मनोज कौल की अपने सहयोगियों को वो दूसरे राज्यों में और साथ ही जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें देंगे, इसको लेकर आप कहीं ना कहीं तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बैठक को और पूरी जो तैयारी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तेज होती हुई दिखाई दे रही है, उसे किस तरह से आप बयान करेंगे? हाँ, देखें सना, ये जो तैयारियां हैं, जब इंडिया ब्लॉक बना तो उस वक्त ही कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं और उसमें जितनी भी पार्टीज़ को वो अपने साथ ला सकती हैं उनको लाएंगी, ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके या यूं कहें कि एनडीए का मुकाबला किया जाए। उसके लिए एक ब्लॉक बनाया गया था और उसमें सभी जितने भी हम ये कह सकते हैं कि जो उनके हम ख्याल जो पार्टियाँ हैं, जो एक जैसी विचारधाराएँ रखने वाली पार्टियाँ हैं, उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में 3 प्रमुख पार्टियां हैं। कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो सदर हैं वो हमेशा से ये कहते रहे और बाकी लीडर भी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो लगातार संपर्क में है और तैयार हैं वो किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश ये करेंगे। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 3 जो सीटें हैं जो कश्मीर वैली की हैं, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की जो सीट है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं। तीनों पे जो स्टिंग एमपीज वहाँ से हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जबकि 2 जो जम्मू क्षेत्र में आती हैं, उधमपुर, कठुआ और जो जम्मू की सीट है, इस पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि लद्दाख में भी बीजेपी का, हालांकि लद्दाख अब अंडर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जब आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ उस पर जो बातचीत होगी इन पार्टियों के दरमियान, तो वो तीनों जगहों में ये जो 3 सीटें हैं, 2 जो जम्मू की हैं जो बीजेपी के पास है और जो लद्दाख की भी बीजेपी के पास है, तो उस पर वो बातचीत करेंगे। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कश्मीर वैली को छोड़ के, हालांकि उसमें भी एक पेज फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो 3 सीटें कश्मीर वैली की हैं उस पर कांग्रेस अपनी दावेदारी
ज्यादा नहीं करेगी। उसकी दावेदारी ये होगी कि जो जम्मू क्षेत्र है और जो लद्दाख की सीट है उस पर वो ये कह सकती है कि वहां पर उसका जो दबदबा है वो ज्यादा है, वहां पर उसके जो वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए वो वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। अब कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, ये जो तीन जमातें हैं, क्योंकि यहाँ तीन जो जमातें हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हो सकता है कि कहीं पर बात बनती दिखाई देती हो, लेकिन असली पेज जो फंसा हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान फंसा हुआ है। वो पेज इसलिए फंसा हुआ है कि जब सीट शेयरिंग की बात आई थी तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि मैं प्रपोज ये करता हूं कि जो पार्टी जिस सीट से जीती है वो स्टेटस को मेंटेन किया जाए। यानी अगर कश्मीर की 3 सीटों से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब है तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खड़े किए जाएं और बाकी पार्टियां जो है उसको सपोर्ट करें। लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये नहीं चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करे। वो ये चाहते हैं कि अनंतनाग की जो पार्लियामेंट सीट है वहां से पीडीपी का उम्मीदवार खड़ा हो। अब ये पेज क्यों फंसा हुआ है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 2019 के बाद जिस तरह से हमने देखा कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जो एक बिखराव से पैदा हो गया, उसके जो लीडर्स हैं वो बिखरते चले गए और उससे क्या हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना जो बेस है वो बढ़ गया। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो साउथ कश्मीर का जो इलाका है, चाहे वो अनंतनाग है, कुलगाम है, पुलवामा है या शोपियान है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में पीडीपी का सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता था। लेकिन अब चूंकि वहां से मैक्सिमम लीडर जो पीडीपी के हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए, इसलिए पीडीपी का जो अपना वर्चस्व था वो वहां पर कम होता दिखाई दे रहा है और उसका सीधा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहती है कि जो उसको फायदा मिला है अगर पीडीपी का उम्मीदवार वहां से खड़ा हो, क्योंकि दोनों पार्टियां, ये मानना पड़े, दोनों रीजनल पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हों चाहे वो असेंबली के चुनाव हों जो अब तक हुए हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो अगली दूसरी पार्टी है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहेगी कि पीडीपी को फायदा हो, पीडीपी ये नहीं चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हो, क्योंकि अगर पीडीपी का मान लीजिए उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसका मतलब है कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट बैंक है वो एक रिवाइवल उसका हो सकता है, तो रिन्यूअल हो सकता है। यानी जो उसके बाद अगर चुनाव होते हैं, उन चुनाव में, असेंबली चुनाव में, ये जरूरी नहीं है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ें। जैसे मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने रही, दोनों रीजनल पार्टीज हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला है। तो ये जो दोनों पार्टियों के बीच में रसाकशी है, तो उससे सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये लग रहा है कि क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये चीजें हों। कांग्रेस तो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस, हालांकि ये भी एक खबर है कि कांग्रेस भी अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जैसा कि मीडिएटर का रोल अदा करते हुए दिखाई दे रही है, अपने लिए जम्मू रीजन में ही क्या वो गठबंधन करते हुए दिखाई देंगी, और जो पीडीपी और एनसी को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं उस पर कांग्रेस किस तरीके से बीच का रास्ता बनाती है, देखने वाली बात हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्योंकि जो प्रेजेंट एमपी होते हैं उनके खिलाफ गुस्सा भी, नाराजगी भी होती है और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो हो सकता है इसको भी मौजूए बहस लाया जाए कांग्रेस के जरिए और कहा जाए कि आप जनता से सर्वे करा लेते हैं, तो फिर हो सकता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात कुछ बना पाए कांग्रेस। हो सकता है ये संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन दोनों के बीच जो संभावनाएं बन रही हैं उससे खंगालने के लिए, उसे सामने पेश करने के लिए फिलहाल इसी के साथ रुक जाएंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और खबर होगी हिमाचल प्रदेश की, विपक्ष और सरकार के बीच क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आप। पतंजलि हनी ने पास किए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 और महासंग्राम 2024 में दूसरा मुद्दा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मनाली विंटर कार्निवाल के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के दौरान बीजेपी नेता बयानबाजी करते रहे, सरकार पर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन जनता के साथ खड़े नहीं हुए। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता
बयानबाजी करते रहे, हम पर कीचड़ उछालते रहे। और हमने जब उनसे पूछा कि आप इस समय हमारा साथ दीजिए, वो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए साथ में नहीं खड़े हुए। जब तबाही मच रही थी, भारी बारिश हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा सेशन बनाने की बात कर रहे थे। हमने कहा हम विधानसभा सेशन बनाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आज हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे तो सारे पुलिस कर्मचारी विधानसभा की ड्यूटी में लग जाएंगे, सारे प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से लेकर एसपी तक विधानसभा की ड्यूटी में लग जाएंगे, सवालों का जवाब बनाते लगेंगे। इस तबाही और इस आपदा से कौन लड़ेगा? जैसे ही हम थोड़े उभरने के बाद हमने विधानसभा का सत्र बुलाया, और जब विधानसभा का सत्र बुलाया, उन्होंने कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हमने स्वीकार किया और आपदा पर 3 दिन तक चर्चा हुई। और हमने कहा कि अब आप ये प्रस्ताव पारित कीजिए कि आपदा में हिमाचल प्रदेश सरकार की आप सहायता कीजिए। आप आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं कि नहीं है खड़े हैं, इस पर मतदान कीजिए। 3 दिन तक वो सरकार पर टीका टिप्पणी करते रहे, और जब प्रस्ताव पर वोट डालने की बारी आई, वो खड़े नहीं हुए और आपदा प्रभावित परिवारों पर और सरकार के साथ खड़े होने से उन्हें ग्रेज होने लगा। और वे जब प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जो विधायक दल के नेता हैं, वो सभी विधायक चुपचाप मौन विधानसभा में बैठे रहे। प्रस्ताव पारित हुआ, हमने कहा कि हमें आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया। तो राहत पैकेज पर अभी भी लगातार संग्राम जारी होते हुए दिखाई दे रहा है। विंटर कार्निवाल के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाए गए और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आपदा के समय, डिजास्टर के समय कांग्रेस का यानी सरकार का साथ नहीं दिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव किमटा साहब नेता कांग्रेस हैं और साथ ही साथ पंकज जम्वाल साहब भाजपा प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं। पंकज जम्वाल साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अक्सर भाजपा और कांग्रेस के दरमियान आपदा को लेकर आर पार की स्थिति रही है। आज फिर विंटर कार्निवाल में भाजपा पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो आपदा राहत पैकेज दी जानी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ से सरकार को नहीं मिली और हम पर ऊपर से ही कीचड़ उछालते रहे आप सब लोग। मेरा सबसे पहले सबको नमस्कार। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका जो बयान है बड़ा हास्यास्पद है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इनका कौन सा बड़ा लीडर यहाँ पर आया। यहाँ पर भाजपा के नितिन गडकरी जी आए, नड्डा जी 2 बारी यहाँ पर 2 या 3 बारी आपदा में आए। 1000 करोड़ के लगभग मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने इसको मंजूर किया। 633 करोड़ और 73 लाख रुपए हमने केंद्र सरकार ने राशि मंजूर की। 364 करोड़ रुपए एनडीआरएफ के तहत मंजूर किए। इसके अलावा दूसरी बार 190 करोड़ रुपया राशि जारी की गई। 9500 घर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए। और जो गडकरी जी ने यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जो भी एनएचआई के साथ जो भी सड़कें हैं, उनके साथ जो भी पुल हैं और स्टेट के जो रोड हैं, उनको भी केंद्र सरकार ठीक करेगी। और आप इनकी संवेदनशीलता देखिए। मुख्यमंत्री वहां पर आए हुए थे, नितिन गडकरी जी आए थे, पर इनका एक भी ऑफिसर वहां कुल्लू मनाली की धरती में वहां उस दिन नहीं था। और इसका हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया कि आप यहाँ पर नितिन गडकरी जी को यहाँ पर हम बीच संसद से यहाँ पर आ रहे हैं और आपका एक अफसर भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, तो आप इनकी संवेदनशीलता देखिए। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये ओछा बयान दिया है। वो खुद भी जानते हैं
कि भाजपा हमेशा जनता के साथ खड़ी है, चाहे नहीं तो कोरोना के कांग्रेस का समय ये में। आरोप रहा है और जो राशियां जारी की गई हैं वो पहले की राशियों से कम हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जारी की जाती थी उससे भी कम है, इसीलिए तो कांग्रेस की तरफ से आप पे आरोप गढ़ा जा रहा है केंद्र सरकार पर। हमने राशि, ये तो जो केंद्रीय समिति ने, जो केंद्रीय वहां से आए हुए थे अफसर, उन्होंने जितना जितना वो वहां पर भेज रहे हैं उतनी राशि यहाँ पर जारी की जा रही है। जितना आंकलन हो रहा है उससे ज्यादा ही यहाँ पर राशि भेजी जा रही है। और आप इनकी संवेदनशीलता देखिए कि यहाँ प्रियंका गांधी एक बारी आई और वो इनका कोई भी बड़ा लीडर, जो अभी ये राजीव शुक्ला जी जो इनके 1 साल के कार्यक्रम में आए थे, इनका कोई भी नेता पूरे प्रदेश में एक बारी भी नहीं आया। और मैं नहीं बोलता हूं कि उन्होंने कोई राशि जारी करनी थी, पर अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं में संवेदनशीलता होती तो वो वहां पर आते। इनके मुख्यमंत्री, क्यों प्रियंका गांधी तो गई थी, प्रियंका गांधी तो गई थी। मैंने वही कह रहा हूं ना, मैंने पहले ही कहा, आपने मेरा बयान नहीं सुना होगा कि एक बारी बस प्रियंका गांधी जी आई। और राजीव किमटा साहब, ये बार बार भाजपा पर, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा देना कि सरकार का आपने मदद नहीं की, केंद्र सरकार ने हमें सहायता राशि नहीं दी, आप पर भाजपा ये आरोप लगाती है कि आपने तो उन्हें आंकड़ा ही नहीं दे पाया कि कौन कौन से जिले ज्यादा प्रभावित थे, यहाँ पर इतना हुआ, जो हमारा आकलन था उसके मुताबिक हमने पैसे भेजे। सना देखिए, हिमाचल प्रदेश जब त्रासदी आई है, तकरीबन यहाँ पर 3 बारी जो टीमें आई थी सेंटर से, और सेंटर ने वो टीमें आके देख के गई, और हमारी सरकार ने तकरीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान है हिमाचल प्रदेश में वो हुआ था। उसके बावजूद जो भी पैसा पंकज जी जो गिना रहे हैं, वो पैसा वो है जो 2021-22 का जो इनकी सरकार थी, वो जो आपको एक फ्लड रिलीफ पे मिलता है, वो सभी स्टेट्स को मिलता है, वो बैकलॉग था। और अभी जो क्या था, वो एक जो राहत राशि थी उसको एडवांस कर दिया, जिसके भी किस्त जो अभी आई है, जो दिसंबर में आती है, तो समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनके जितने भी विधायक थे उन्होंने बार बार मानसून सत्र लाया कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई तो उसको मानसून लाया, और माननीय मुख्यमंत्री ने त्रासदी के दौरान मानसून सत्र लाया। और संवेदनशीलता, इनमें संवेदनशीलता नहीं है कि इनके जितने भी विधायक थे सदन के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर एक प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव में कि हिमाचल प्रदेश को बाढ़ घोषित किया जाए, लेकिन इनके जितने भी विधायक थे उन्होंने उनका सदन के अंदर मौन व्रत किया। तो समझ सकते हैं कि इनकी संवेदनशीलता हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ नहीं थी। इतनी बड़ी त्रासदी जो आई थी उसको लेकर जब प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया, उसमें आपने उसको पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे जो विधायक थे, हमारे मंत्री थे, उन्होंने उसको पास किया। तो समझ सकते हैं कि इनकी कथनी करनी में कितना फर्क है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री की, तो माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कहा, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जब त्रासदी में आकर जो एक कैप्टन की भूमिका निभाई, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। वो तारीफ कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, वो नीति आयोग कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, और इनके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को त्रासदी से ऐसे उबारा कि आप समझ सकते हैं कि अभी जब रिसेंटली जो भी हमारा विंटर सेशन जो शुरू होता था, और खासतौर पर टूरिज्म जो शुरू, पर्यटन उद्योग होता था, तो आज पर्यटन उद्योग ये स्थिति की आपका मनाली है, चाहे शिमला है, चाहे धर्मशाला है, तो होटल में जो बुकिंग थी वो पैक्ड थी। तो अभी भी स्टिल जो वो चला हुआ है। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब प्रदेश सरकार ने काम किया, तभी तो जो पर्यटक है जो वापस जो है प्रदेश का रुख किया। तो ये सारी चीजें सब है जो माननीय मुख्यमंत्री ने कही। और माननीय मुख्यमंत्री का कि इनके पास, हमारे यहाँ पे 3 एमपीज है, और चौथी एमपी हमारी अध्यक्षा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी गई, गृह मंत्री जी के पास गई, लेकिन इनके कोई भी एमपी, जो इनके 3 एमपी लोकसभा से है, राज्यसभा, वो कोई भी केंद्र की सरकार, बल्कि उन्होंने कहा कि आप साथ चलिए। लेकिन ये बात भी भाजपा तो सही कह रही है। राजीव शुक्ला भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो उन दिनों काफी हिमाचल प्रदेश की दौड़ लगाते हुए, राजीव शुक्ला और आनंद शर्मा की बात अगर मैं करूं तो ये उन दिनों बहुत दिखाई दे रहे थे जब सीट और उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा था। आपदा के समय ये दोनों नेता नहीं दिखाई दिए, तो जाहिर सी बात है ये तो सवाल उठेंगे ना। राजीव शुक्ला जी प्रियंका गांधी जी के साथ आए, आनंद शर्मा जी शिमला आए, प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली जो उनके थे वो उन्होंने प्रदेश का दौरा किया ना। बात तो ये होती है ना कि आप ऑन टाइम आइए।
ऑन टाइम है। एक सेकंड पंकज जम्वाल साहब, आपसे ये सवाल, अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं, इन दिनों नए साल के मौके पर पर्यटकों की भारी तादाद जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और जो दोबारा पटरी पर वहां की आर्थिक स्थिति लौटते हुए दिखाई दे रही है, तो इस पर तो भाजपा को कहीं ना कहीं इनका साधुवाद करना चाहिए कांग्रेस सरकार का। आप नहीं करते, लेकिन अगर जनता से बात की जाए तो ये कहते हैं कि वो जो स्थिति थी वहां से निकाल पाने में जो मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस ने जो कार्य किया है, वो उस कार्य की सराहना कर रहे हैं। देखिए, हमने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा, विपक्ष के नेता भी हर जगह, हमारे हर एमएलए हर जगह खड़ा हुआ, और जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ये कोरोना के बाद भी हमारे हिमाचल में ऐसे जयराम जी ने उस टाइम अच्छी स्थितियां बनाई, और ये हमने इतना अच्छा एक माहौल तैयार किया। बल्कि जब से कांग्रेस सरकार आई थी, इन्होंने रोड टैक्स लगाए, बार वालों ने विरोध किया, और अगर यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है तो हम इसका तो कुछ हम तो इसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं, ये आए। और आप अभी रोड टैक्स इस वक्त की बात कर रहे हैं, अभी की बात अगर मैं करूं, अभी हिट एंड रन मामले पर जो कानून लाया गया है उसको लेकर कितने केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि कानून लाया गया है, किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज प्रदर्शन हो रहा है, वो हम सबके सामने है। इसमें ये भी पंकज जम्वाल साहब, इसमें सच्चाई ये है। पंकज जी, आपकी आवाज हमसे नहीं मिल पा रही, हम तक नहीं आ पा रही। किमटा साहब, आपसे लास्ट रिएक्शन में चाहूंगी, भाजपा की तरफ से अक्सर ये कहा जाता रहा है कि उन्होंने इतने पैसे दिए, आखिर ये जनता को सही तस्वीर नहीं दिखाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के दरमियान जो आर पार चल रहा है, इसकी वजह ये माने हम, या फिर वाकई में वो तमाम चीजें जो दी जानी चाहिए थी वो वाकई में उतनी मदद नहीं मिली जितनी आप लोगों को मिलनी चाहिए थी? हालांकि आंकड़े भी हमारे पास हैं, लेकिन दो तरह की चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए यही प्रश्न इन्होंने सदन के अंदर कहा था, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो है विधानसभा के अंदर जो है जो प्रश्न रखे थे कि कितनी जो है केंद्र ने सहायता की है, वो पूरा का पूरा पटल के अंदर रखा गया है, ऐसा नहीं है, और जनता को जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री ने 4600 करोड़ का एक अलग से बजट किया अपने नियमित सोर्सों से, जो पूरे प्रदेश में हिंदू यहाँ पे जितने भी लोग जो थे उनको दिया गया। और इतना ही नहीं, इन्होंने कोरोना की बात की, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने राशि जो था एक, उन्होंने उसमें से 11-21 लाख रुपया दिया। और आज भी जब हिमाचल प्रदेश को जरूरत थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपना पूरा जो बोलते एक पर्सनल जो अकाउंट था उससे 51 लाख रुपया जो है दिया, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को है ना वो बेरोजगार भी कर दिया। ये बात भी आपको बताना चाहिए। पंकज जम्वाल साहब, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे जल्दी से। मैं आपको पहले बताना चाहता था, हाँ। कि मेरा कट गया था थोड़ा जी हाँ। इसमें प्रतिभा सिंह जी और विक्रमादित्य जी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया था, जो उस समय राशि जारी की थी केंद्र सरकार ने। हाँ। तो अब मुख्यमंत्री जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विपक्ष के ऊपर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, और ये जो हिट एंड रन का ये जो केस, ये तो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज ही ये सारा क्लियर हो जाएगा और पूरे देश को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, और ये आने वाले समय में 1-2 दिन भाई में जनता प्रोटेस्ट करे, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करे, यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, तो ये भ्रांतियां या भ्रम फैलाने वाली बात इसे आप क्यों कहते हैं? कि आप मानते हैं कि ये इस तरह के लोग, इस विभाग से जुड़े हुए लोग, वो जानकारी नहीं रखते, उनके पास दिमाग नहीं है, उन्हें मालूम नहीं ड्राइवरों को कि उनके लिए ये जो कानून बनाया गया है वो किस हद तक लाभदायक है और किस हद तक हानिकारक है? तो माना यह जाए पंकज जम्वाल साहब की भाजपा ये समझती है कि ये लोग ज्ञानी नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बहकाया जा सकता है? मेरा आप गलत मतलब ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसमें भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और इसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी कौन रक्षा करेगा। सोचने की बात ये हो जाती है ना कि जिनके लिए कानून लाया गया है, क्या वो इस कानून को सही नहीं समझ पाए हैं? आखिर वो कैसे भ्रमित हो रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। बहुत शुक्रिया। हालांकि कांग्रेस यूनियन की बैठक भी हो रही है, ट्रांसपोर्टर्स की बैठक भी आज होने वाली। बैठक के बाद देखना होगा कि इस मुद्दे पर क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। राजीव किमटा साहब बहुत शुक्रिया, पंकज जम्वाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर JKLH को टाइम देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते हैं न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश